जी निकाल लें चैप्टर 4। अच्छा भाई ये सवाल निकालें। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 16 कर रहे थे ना। 16 में पॉइंट 1 करें। हाइब्रिड में लेट आने पे जरा खड़े रहे उधर। चलें आप आ जाए अंदर। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, बना दो जगह है या फिर बाहर निकल जाओ, उसको आगे जाने तो आगे जाने से भी बैठ। लेकिन दीवार के साथ टेक लगा कभी देखें उधर भी सी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। आने दिया करें अगले वाले को कोने पे, क्या फर्क पड़ता है भाई। नोट्स चाहिए इधर कि तीनों क्लासों में, और किस किस को नोट्स चाहिए पूरे चैप्टर के इकट्ठे लाना। क्या मतलब, ये कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा पीआरसी के पेपर दे के आए हैं। और उधर उधर कितने लोग हैं भाई? उधर एसी क्यों नहीं चल रहा मोहतरम? एयर कंडीशनर, ये पक्षियों का जमाना आ गया उधर। झलें कोई मसला नहीं, पक्षियां झलने मैंने मना तो नहीं किया। अच्छा जी, ये कोई एक दो लेक्चर अटेंड करके आए हैं पीआरसी वाले जो कल यूट्यूब वाले लिंक शेयर किए थे? नहीं किए माशाल्लाह, ठीक है, नींदें पूरी की हैं। टेबल्स किस चैप्टर में किए थे? टेबल 1 और टेबल 2 किस लेक्चर में किए थे? लेक्चर 3 में किए थे। टेबल देखना सिखाया था, ठीक है। अभी जो हजरात पीआरसी वाले आए हैं और इनका जो है वो पहला दिन है, तो आप ऐसा करें कि अभी चले जाएं और जाके लेक्चर जो है ना 1 ले लें। 1 नहीं ले सकते तो पहले 3 ले लें, जिसमें टेबल है। टेबल देखना सिखाया गया है, ताकि कल की क्लास से ना हम नया चैप्टर शुरू करें तो उसमें आपको फिर मसला ना हो। तो ये ना एक सफ़ा है, पेज नंबर 6 और 7, बाहर टीएस से नोट्स ले लेंगे आप। पेज 6 और 7 इन टेबल्स को, यानी कौन से टेबल्स लगा के कैसे टैक्स निकालना है। मिसाल के तौर पे किसी की इनकम 7 लाख है तो कैसे टैक्स निकालना है, ये सारा जो है वो इन पेजेस में बताया गया है। तो मेरे ख्याल से भी बैठ के आपका टाइम इधर ज़ाया ही होगा। तो मेरा मशवरा है कि उठ जाएं और जाके लेक्चर 1 लें, 3 लें। 1 2 3 ले लें तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, फिर तो आप बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट 3 लेक्चर लेके आएँ ताकि आपको टेबल देखना आ जाए। तो पीआरसी वाले अभी उठना शुरू कर दें, ऐसे बैठने का फ़ायदा नहीं होगा ना। कल से नया चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे, कल आइएगा। जल्दी जल्दी करें ना, उठना शुरू कर दें ताकि ये लेक्चर 1 प्रॉपर तरीके से लेके आएँ, 2 3 लेके आएँ, आप लोग कल फ्रेश माइंड के साथ बैठे हों। मेरी तरफ से वेलकम है, अगर ये हम आपने बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल फ्रेश तैयार होके आइएगा, ज़रा ज़बरदस्त किस्म की तैयारी करके। अच्छा हाइब्रिड में सारे बैठे रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिजिकल से 10-12 स्टूडेंट्स हैं। पॉज कर दो भाई। ये हाइब्रिड में क्यों एसी वाला मसला पहले हल करें ना। हो गया हल, इसको भरपूर नीचे करें, ये तो फिर बेचारे परेशान बैठे हैं बच्चे। गुजारा है तो शुरू कर दें, कुछ ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। वैसे गर्मी में ज़िंदगी बंदा गुजार भी लेता है कभी कभी, लेकिन गुजारा है तो शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, अब जो है वो हम बात कर रहे थे पेज नंबर 14 पे आ जाए। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर ग्रुप में, फिजिकल वाले ग्रुप में मैसेज कर दें। जो पीआरसी के स्टूडेंट्स आज फर्स्ट डे है वो टीए रूम से आके नोट्स ले लें। फिजिकल वाले ग्रुप से मैसेज कर दें। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, अच्छा जी, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर ये होता है कि आप कोई खर्चा करते हैं और क्लास में लेट आते हैं। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर ये होता है कि आप कोई खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद में वो खर्चा रिकवर हो जाता है, इसको कहते हैं, बोलें, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने जो है वो एसी रिपेयर करवाया, कॉलेज वालों ने एसी रिपेयर करवाया, तो एंट्री की एक्सपेंस डेबिट पे। मैनू करा लेने दो ना, तुसी अपनी क्लास ला लियो राती।
आई एम सेइंग लेट मी टीच। अच्छा, कॉलेज वालों ने जो है वो एसी रिपेयर करवाया तो एंट्री की एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब ये पेएबल कॉलेज वालों ने पे नहीं किया, ये पेएबल कॉलेज वालों ने पे नहीं किया। अच्छा, ये एक अलग डिस्कशन है। सवाल ये कह रहा है कि कॉलेज रिपेयर्ड एसी, द सर्विस प्रोवाइडर रियलाइज्ड दैट ही हैज चार्ज 2000 एक्सेस टू कॉलेज। ये तो तब था जब वो पेएबल करता। बिल फर्ज अगर वो पे करे और अगले साल या अगले महीने एसी वाला वापस आ जाए और आके कहे यार मैंने आपका एसी रिपेयर किया, बिल ज्यादा ले लिया, तो मैं कुछ पैसे वापस लेके आया हूं, वो 2000 रुपये आपको लाके वापस कर दे, तो आपके पैसे बढ़ गए। कैश डेबिट करके क्या क्रेडिट करेंगे? एक्सपेंस क्रेडिट कर दें या इनकम क्रेडिट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। एक्सपेंस क्रेडिट करने का मतलब ये है कि खर्चा कम हो गया, और पीछे नहीं खड़े नहीं, अभी जगह बनने दें, अच्छा चलें बैठ जाएं। एक्सपेंस क्रेडिट करने का मतलब ये है कि खर्चा कम हो गया, और इनकम बढ़ने का मतलब ये है कि खुशी होगी। वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। या खर्चा कम हो गया या इनकम बढ़ गई, एक ही मतलब है इस बात का। तो अब बता दें 2000 को हम क्या कहेंगे? रीकूप्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हुआ या होने के बाद रिकवर हो गया? क्लियर? ओके। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, लॉस भी रिकवर हो जाता है। कई दफा कैश चोरी हुआ, बाद में जो है वो चोर से रिकवर हो गया, भागते चोर की लंगोटी ही सही। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस इन कैश और काइंड, ये पैसे इन कैश में भी आ सकते हैं, इन काइंड में भी आ सकते हैं। वो आपको 2000 रुपया भी ला के दे सकता है, और वो आपको जो है वो एक 2000 रुपये वाला केक भी ला के दे सकता है, इन कैश और इन काइंड। द रिकूप्ड अमाउंट कितनी है? द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम, ये इनकम में जाएगी। किस में इनकम में जाएगी? रेलेवेंट हेड में। नोट कर लें, ये रेलेवेंट हेड में इनकम में चली जाएगी। यानी अगर बिजनेस का खर्चा था तो बिजनेस में इनकम में चली जाएगी। जी लेट क्यों आए हैं? तो जल्दी बोले ना, लेट क्यों आए हैं? लेट आने की वजह बताए ना, जल्दी बोले भाई, जल्दी करो ना, इतने लोगों का टाइम ना जाया करो, बोला करो। नहीं बोल रहे जी, आप लेट क्यों? चलें बैठे, ये दोनों जरा वजह सोच लें। वजह जब सोच के मुझे बता दो फिर आ जाओ आगे। रूममेट्स रेडी हो रहे थे तो लेट हो गए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो रूम में पहले आता है उसको पहले तैयारी करने देते हो। चलो आ जाओ आगे। तो जब भी कभी आप कोई खर्चा करें और बाद में वो कवर हो जाए, किधर बैठने, किधर बैठने, हो जाए इधर, हो जाएगा सी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, अगर सब्सिक्वेंटली कोई खर्चा रिकवर हो जाए तो द रिकूप्ड अमाउंट को कहां डाल देंगे? इनकम में। किस हेड के अंदर? रेलिवेंट हेड के अंदर, जिस हेड में वो हुआ था। ओके। तो कॉलेज वालों ने एसी रिपेयर करवाया 7000 रुपए में, सर्विस प्रोवाइडर को बाद में जाके रियलाइज हुआ कि 2000 रुपए मैंने कॉलेज वालों को एक्सेस चार्ज कर दिए, सो उसने 2000 रुपए वापस कर दिए। तो द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम एट रुपीज 2000 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर? ओके। करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन ठीक हो गया टेम्परेचर हाइब्रिड में? करेंसी कन्वर्जन, ठीक है, हाथ नहीं खड़े करने। ओके। करेंसी ठीक हो गया टेम्परेचर हाइब्रिड में? नहीं सही हुआ अभी? अच्छा हो गया, दो ने हाथ खड़े कर दिए। करेंसी कन्वर्जन, पहली तो बात है कि हर अमाउंट इस कानून के अंदर किस में लेनी है आपने? पाक रुपीज में। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन रुपीज, ये रुपीज के अंदर होगी। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस लॉ, यानी एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट का मतलब समझ ले रिकॉर्डेड। एवरी अमाउंट रिकॉर्डेड अंडर दिस लॉ शुड मीन रुपीज। हर अमाउंट जो इस लॉ के अंदर रिकॉर्ड की जाए वो रुपीज में होनी चाहिए। जब कोई अमाउंट किसी ऐसी करेंसी में हो जो अदर देन रुपीज हैं, जो रुपीज के अलावा है, तो कन्वर्जन कर दी जाएगी एट स्टेट बैंक ऑफ
पाकिस्तान का रेट, प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट का क्या मतलब है? रिकॉर्डेड, जिस दिन वो अमाउंट रिकॉर्ड की गई। मिसाल अगर कोई अमाउंट किसी और करेंसी में है तो वो स्टेट बैंक के रेट के ऊपर क्या कर दी जाएगी? कन्वर्ट कर दी जाएगी। कासिम ने परचेज की इंपोर्टेड कार ऑन मार्च 31, 2009। एक्सचेंज रेट उस दिन आ रहा है, ओपन मार्केट का रेट कुछ और आ रहा है, स्टेट बैंक का रेट कुछ और आ रहा है। ओपन मार्केट का रेट देखेंगे, स्टेट बैंक का रेट देखेंगे? स्टेट बैंक का। 31 मार्च का रेट देखेंगे या 30 जून का रेट देखेंगे? 30 जून का क्यों देखेंगे? गाड़ी किस दिन खरीदी है तो रेट भी किस दिन का देखेंगे? तो बताएं 31 मार्च को क्या रेट है? 102.1। तो अब गाड़ी को किस एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करेंगे? 35,000 इंटू तो 35 लाख रुपए पे गाड़ी रिकॉर्ड होगी। ओके। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना। भाई इधर भी कॉपीज करवा के उस पर कहीं ला दें, 15-20 कॉपीज करवा लें, इधर भी कुछ लोग। अगर कभी कोई सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, अगर कभी कोई सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए और वो बाद में उससे पैसे मिलें तो इसी तरह समझा जाएगा जैसे रिकूप्ड एक्सपेंडिचर है, यानी वो खर्चा रिकवर हो गया। अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए तो उसको इनकम में डाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये 2015 है, ये 2016 है। 2015 में कोई दुकान बंद हो गई, दुकान क्या हो गई? बंद हो गई। और 2016 में उसके पैसे रिकवर हो गए, उसके पैसे रिकवर हो गए, बैड डेट रिकवरी हुई, कोई पुराना डेट रिकवर हुआ। अब मुझे बता दें 2015 में दुकान बंद हुई थी, 2016 में बैड डेट रिकवर हुआ, तो 2016 में इसको किस में डाल देंगे? इनकम में। इसको किस में डाल देंगे? इनकम में, जिस हेड की वो इनकम है। मिसाल के तौर पे आप मछली वाली दुकान पे गए, बशीर दारुल माही, उसने कहा भाई हम मछली बेचना बंद कर रहे हैं, अब आपको मछली के लिए समंदर में जाना पड़ेगा। तो उसने मछली बेचना बंद कर दी, आप मछली खाए बगैर दाल खा के वापस आ गए। 2016 में उसी दुकानदार को का घर ढूंढा किसी ने, और घर ढूंढ के कहा कि आपको याद होगा कि हम दोस्तों के साथ जो है वो मछली खा के भागे थे आपकी दुकान से और आप लोग हमें पकड़ नहीं सके थे। तो ऐसी सूरत में हमने ये फरिश्ते ख्वाब में आए और खूब ठुकाई लगाई, और देखें उसके चेहरे पे असरात अभी तक मौजूद हैं साथ वाले के। तो ऐसा करें कि हम आपके पास ना पैसे वापस लेके आए हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज बैड डेट रिकवरी। तो ये बैड डेट रिकवरी को इनकम में डाल दिया जाएगा। किस सोर्स से पैसे आ रहे हैं? जो सोर्स क्या हो चुकी थी? बंद, सीज हो चुकी थी। क्या सीज हो चुकी थी? सोर्स ऑफ इनकम। दुकान क्या होती है? एक सोर्स ऑफ इनकम। जी, जो बैड डेट रिकवरी हुई बताएं वो कहां जाएगी? इनकम में जाएगी। नोट करें, साथ से ज्यादा कोई बंदा मंगवाऊं? बंदा मंगवाऊं, बंदा मंगवाऊं, ठीक है। छोटा भाई ले आया था, गया हुआ स्कूल गया हुआ, ठीक है। जवाब सारी बातों के होते हैं माशाल्लाह। कोई ऐसा तो नहीं जो आजकल इस दुनिया में कहता हूँ अम्मी आपको क्या पता? हमारी क्लासों में तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई नहीं है। आगे में आजकल ऐसे बच्चे मार्केट में है ना। अस्तगफिरुल्लाह। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, ईदर को छोड़ें, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर। हमारा साल कब कमेंस हो रहा है? 1 जुलाई 15 को। हमारा साल कब कमेंस हो रहा है? उससे पहले ही कोई सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाए? बंद हो जाए। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, मैं बोल देता हूं, इफ अ सीज, मैं पिछला बोल रहे हैं तुझे। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, मैं कह रहा था कि मैं पंजाबी भी नहीं सही, मैं पिछला बोल रहा हूँ, आप अगला बोल रहे हैं। इसका मतलब था कि आपने भी पिछला बोलना है और फिर दोबारा आपने सीज फायर। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस, बंद हो जाए, मेहरबानी,
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, ये जो हमारा साल है ये शुरू होने से पहले ही सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है ना। देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट, सब्सिक्वेंट बेनिफिट क्या है बताएं? बैड डेट रिकवरी होगी। अच्छा मैं इधर ही बैठा हूं, इस तरह आपने बोलना है बैड डेट रिकवरी होगी, ठीक है, त्रा नहीं काटना। देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट, देन एनी then any subsequent benefit derived from it shall be taxable. You are not supposed to change your tone. ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं मार्केट में, अम्मी नमक, अम्मी नमक, अजीब बंदा, तो जमीन हिल के रह जाती है जब ऐसे बोलते हैं बच्चे। Then any subsequent benefit derived from it is taxable in the नॉर्मल वे। वो सब्सिक्वेंट बेनिफिट नॉर्मल वे में टैक्सेबल होगा, एस्यूमिंग, क्या एस्यूम करेंगे? दैट सोर्स ऑफ इनकम हैज, एज्यूम करेंगे सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं हुई, सोर्स ऑफ इनकम हैज बंद नहीं हुई एट द टाइम इनकम वाज डिराइव्ड, जिस वक्त आपने इनकम कमाई है उस वक्त सोर्स ऑफ इनकम बंद, एज्यूम कर लिया जाएगा, हालांकि बंद, लेकिन एज्यूम किया जाएगा बंद, हालांकि बंद हो गई है सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन एज्यूम किया जाएगा बंद नहीं। पढ़ें एक मिनट। अगर कभी कोई सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए हमारा साल शुरू होने से पहले, तो ऐसी सूरत में अगर बाद में कोई बेनिफिट आए तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा सादा तरीके से, और ये एज्यूम कर लेंगे कि वो दुकान बंद नहीं हुई थी, क्योंकि दुकानदार ये कहेगा कि भाई दुकान बंद हो गई है, अब मैंने इस पे टैक्स नहीं देना। हम दुकानदार को कहेंगे पुत्र तेरे दो कान हैं, ऐसी बातें ना कर भाई, बेटा दुकान बंद तो हो गई है लेकिन पैसे तो तुझे ही मिले हैं ना। वो कहेगा दुकान बंद, हम कहेंगे एज्यूम कर ना बंद, कहेगा बंद ना बंद, बंद ना बंद, ये चलता रहेगा फिर। जी अब बोलें जी। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव गॉट योर थैंक। अच्छा नेक्स्ट जी, 2016 में इनकम 2016 में इंक्लूड होगी। शैल बी टैक्सेबल इन द नॉर्मल वेज। अच्छा जी, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ख्वाब आपको 2015 में ही आ जाए। भाईजान ख्वाब का पता है? ये ख्वाब ठीक, ख्वाब का पता है ना, ख्वाब का पता है ना, वो जो 2015 में ही आपकी दुकान बंद हो और 2015 में ही बैड डेट रिकवरी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए दौराने साल ही, इधर लिखा हुआ था ना ऊपर इसलिए दौराने साल ही, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट, फिर बाद में जो बेनिफिट आया टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे, तो दौराने साल भी बंद हो सकती है, ड्यूरिंग ईयर भी बंद हो सकती है और बिफोर। तो ये बिफोर वाला सिनेरियो हो गया और ये ड्यूरिंग वाला सिनेरियो हो गया। तो किसी भी वक्त बंद हो जाए दुकान और बाद में बेनिफिट मिले, उस बेनिफिट को कहां डाल देना है माय ब्रो? इनकम में। ओके कोई बिजली का बिल है आखिरी महीने का, किस महीने का बनेगा? आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। पूरी रात रोते रहिए, अच्छा हुआ वो पहले दिन में चले गए हैं भाई, वो टेस्ट का टेस्ट नहीं भेजा अभी तक, पता नहीं वो कह रहे नहीं भेजा, आप कह रहे भेजा, वो कह रहे नहीं भेजा, भेजा नहीं भेजा, भेजा नहीं भेजा, चल रहा है, देख लो। अच्छा तो अच्छा हुआ वो चले गए हैं, वरना वो समझते कि ये पड़े हुए लोग हैं,
तो पहले दिन ही पढ़ा दिया था इन लोगों को कि जून ईयर एंड होता है, कल आके उन्होंने जून ही बोलना है जिनको अभी भेजा है। आप लोगों के हालात पता चल गए मुझे, अब ना ही बोला करें, हाइब्रिड वालों आप बोला करो, ठीक है। अच्छा जी, तो वैसे आप लोगों ने भी दिसंबर में बोलना था, बैठे होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ईयर एंड कौन सा होता है हमारा, ईयर एंड पे कौन सा महीना होता है, जून। तो जून का बिजली का बिल आपने पे नहीं किया, तो आपने एंट्री कर ली, क्या कर ली एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 7 रुपए से। अब जब आपने अगले साल जाके इस बिल को पे किया, तो बिल को पे करते हुए आपने एंट्री कर ली एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। पेएबल खत्म होगा क्योंकि खर्चा तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया। जो ऐसे कर रहे थे वो डबल खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, यानी 14 रुपए एक्सपेंसेस में डालेंगे, हालांकि बिजली का बिल कितने रुपए का था, 7 रुपए का था। तो अगर ऐसा हमने कर लिया तो फिर तो डबल डिडक्शन हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, डबल डिडक्शन। और हमने प्रिवेंट किसको करना है, डबल डिडक्शन को। डबल डिडक्शन को हमने करना है या डबल डिडक्शन को प्रिवेंट करना है, एक खर्चा एक ही दफा करेंगे या 2 दफा करेंगे। अम्मी मैंने बुक खरीद ली, अम्मी मैंने वही वाली बुक दोबारा खरीद ली, तो डबल तो नहीं खर्चा आप कर सकते, ठीक है। तो ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, अब प्रिवेंट होगी डबल डिडक्शन या रिकॉर्ड होगी डबल डिडक्शन, प्रिवेंट होगी। अब डबल डिडक्शन हुई या सिंगल डिडक्शन हुई, और प्रिवेंट हो गई डबल डिडक्शन। पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिएगा, फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। अगर कभी कोई खर्चा माइनस हो जाए पेएबल बेस पे, अगर कभी कोई खर्चा माइनस हो जाए, बाद में नोट कीजिएगा, पेएबल बेस पे अगर कभी कोई खर्चा माइनस हो जाए, द सेम शैल नॉट बी माइनस अगेन व्हेन इट इज पेड। इसको दोबारा खर्चे को माइनस नहीं करना, जब इसको क्या करें, पे करें। तो खर्चा हमने दोबारा तो माइनस नहीं किया, हमने पेएबल को खत्म किया है। एंड सिमिलरली लरली अगर आपने जून के महीने में कोई चीज बेची है तो आपने एंट्री की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन डेटर पैसे देके गया अगले साल। अब आप अगले साल जो है वो क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट। Are you people in your senses? Oh, that's nice. Receivable. तो अब डबल इनकम रिकॉर्ड हुई है या डबल इनकम रिकॉर्ड होने से बच गई, क्या रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ सिंगल इनकम। डन, ओके। ये नोट करेंगे या बंदा बुलाऊं, बंदा बुलाएं। अभी से आपने हालात देखें जरा, बहादुर बन के रहना जिंदगी में, ये नहीं कि छिपकली पीछे पीछे आप आगे आगे भाग रहे हो, अम्मी अम्मी व्हाट इज दिस, यू आर मैन, यू वो छिपकली है, यू आर फुल गाय, फुल फ्लेज गाय यू आर। लाओ जुत्ती थे मारो, अम्मी अम्मी। बहादुर बन के जिंदगी गुजारते हैं या हंसने के 2 तरीके हैं। नोट्स बांट दें इस क्लास में, दूसरी में भी चाहिए होंगे। हाइब्रिड में कितना को चाहिए, 2 3 बॉयज हाइब्रिड में चाहिए, दूसरे में भी 3 4 चाहिए। इधर बांट दें पहले, ऐसे करके हाथ खड़ा रखें जिनके पास नोट्स नहीं है। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन, आप पहली लाइन भी पढ़ लें, बस अब ऐसे हाथ खड़ा रखेंगे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, वरना तो फिर उनको नहीं पता चलेगा। जितना का आपने हाथ खड़ा किया हुआ शायद मुश्किल ही नजर आए। चलें, अब जरा आखिरी दफा हाथ खड़े कर दें ताकि उनको पता चल जाए। राइट साइड पे भी अगर आप पढ़ें जरा,
अगर कभी कोई इनकम पे टैक्स लग गया ऑन, नीचे देखें, अगर कभी किसी इनकम पे टैक्स लग गया, असल में सेल इनकम ऐड होती है ना, तो सेल पे टैक्स देना होता है। अगर कभी किसी इनकम पे टैक्स लग गया ऑन रिसीवेबल बेस, इट शेल नॉट बी टैक्सेबल अगेंस्ट व्हेन इट इज रिसीव्ड। इसको दोबारा टैक्सेबल नहीं करना जब ये रिसीव हो, एंड वाइस वर्सा को छोड़। लाइकवाइज इसी तरह, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज, इफ एनी एक्सपेंडिचर, इधर देखा करें ना, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेस, इट शैल नॉट बी डिडक्टेड अगेन। इसको दोबारा माइनस नहीं किया जाएगा व्हेन इट इज पेड, जब इसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। जी दोनों क्लासेस में भिजवा दी, कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। फ्रेश तंदूर से मंगाएगा गरम गरम नोट्स, खस्ता, क्रिस्पी, स्पाइसी, सॉगी। अच्छा जी, अब कौन सी हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है और प्रॉफिट्स कमा के अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो इफ यू टॉक अबाउट अ कंपनी, अगर हम एक कंपनी की बात करें तो ये कंपनी है और ये उसके डायरेक्टर्स, तो जो है वो आपको पता है कंपनी के जो है वो थोड़े से होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स तो कंपनी के अच्छे खासे होते हैं। तो कंपनी के जो है वो सैकड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, इनको कंपनी अब हर साल के एंड पे या साल के मिड में क्या देती है, बोलें, डिविडेंड देती है। इनको साल के एंड पे, साल के मिड में क्या देती है, माशाल्लाह बरात आई है। ओके, तो कंपनी हर साल के एंड पे बोले अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये क्या बन जाती है, इनकम। शेयर होल्डर्स की बन जाती है इनकम। ये चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं मुझे डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, वापस आ पेड़ जल्दी इधर आओ, ठीक है। तो टैक्स ऑन डिविडेंड, ऐसे ऐसे बच्चे दुनिया में पाए जाते हैं कि डिविडेंड के आखिर में टी लिखा होता है, डिविडेंड के आखिर में टी लिखा होता है। टी है, डी है। अ टैक्स इम्पोज्ड, एक टैक्स जो लगेगा एट प्रेस्क्राइब रेट, किसी प्रेस्क्राइब रेट के ऊपर लगेगा हर बंदे के ऊपर जो कि क्या कमाए, डिविडेंड। किससे कमाए, कंपनी से कमाए। टैक्स लगाया जाएगा मल्टीप्लाई करने से रेट ऑफ टैक्स टू दी ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा। अब ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या है, ग्रॉस अमाउंट का ये मतलब है, लिखिए कि डिविडेंड में से खर्चे माइनस नहीं करने। ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये है, डिविडेंड में से खर्चे माइनस नहीं करने। लिख लें, कुछ नहीं, क्या बॉल पॉइंट अप्रिशिएट कर देगी। डिविडेंड में से खर्चे माइनस नहीं करने। ये हाइब्रिड में बातें कर लें दरवाजे के पास बैठ के, आहिस्ता आहिस्ता, होली होली, बातें नहीं करनी क्लास में, ठीक है जी, ओके। अच्छा, ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये होता है कि डिविडेंड में से क्या माइनस करने की जरूरत नहीं है, खर्चे माइनस करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे आप पीटीसीएल के शेयर होल्डर हैं, पीटीसीएल ने ऐलान किया कि पुत्र इधर डिविडेंड ले। ये बंदा डिविडेंड लेने गया, डिविडेंड लेने गया, कहता है कि मैं रिक्शे पे डिविडेंड लेने आया हूं। तो सॉरी माय डियर, आना था, आपने तो भेज दिया। तो ये बंदा कहे कि मैं क्या लेने आया हूं, डिविडेंड लेने आया हूं रिक्शे पे। तो मेरा रिक्शे, ये पूछे क्या चलती क्लास नहीं, नहीं पसंद आया सब्जेक्ट, पूछे किसी पीआरसी के स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, शुक्र है जल्दी पता चल गया, तो पूरे सेशन के एंड पे पता चलता फिर तो मसला होता। अच्छा
ठीक, ये कहे भाईजान तू रिक्शे पे आया तो मैं जहाज पे आया हूं, तो इसने आगे कहा मैं खुद जहाज, अच्छा सॉरी। तो अब एक बंदा रिक्शे पे डिविडेंड लेने आया, एक बंदा जहाज पे डिविडेंड लेने आया, एक बंदा 11 नंबर पे डिविडेंड लेने आया। 11 नंबर टांगों को कहते हैं कुछ पंजाब के इलाकों में 11 नंबर। एक बंदा टांगों पे डिविडेंड लेने आया और एक बंदा टांगे पे डिविडेंड लेने आया। तो अब ये कहेंगे हमारा खर्चा हुआ डिविडेंड लेने के लिए इतना, तो हमें माइनस करने दो। तो उसका जवाब क्या है कि डिविडेंड में से खर्चे माइनस करने की इजाजत। The tax shall be computed by multiplying the rate of tax to the, आवाज आ रही है? चेक कर लो मैं। By multiplying the rate of tax to the gross amount of dividend, यानी डिविडेंड में से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है वजीर मुमलिकत। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो। मुझे मैं बोलूं, कई दफा कंपनीज नई नई बनती हैं तो ऐसा होता है कि हुकूमत कहती है कि इस कंपनी की इनकम पर टैक्स नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है तो उस पर टैक्स नहीं है। तो लिख लें कुछ कंपनीज कि डिविडेंड इनकम गवर्नमेंट ने माफ की हुई है। वो गिनी चुनी कंपनीज होंगी, ये कोई एग्रीकल्चर नहीं जरूरी, इधर कोई भी कंपनी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साथ वाले ने लिख लिया, देखें। हाँ लिखें कुछ कंपनीज, अब पता नहीं क्या लिखवाया था मैंने, बोलो। कुछ कंपनीज के डिविडेंड, कुछ कंपनीज के डिविडेंड पर टैक्स गवर्नमेंट माफ कर देती है, लिखवाया शायद। अच्छा, ये हाइब्रिड में पहली रो में सोना नहीं है, सोने के लिए घर है। अच्छा अच्छा मोहतरम, एक ना चीज है मैंने आपको बतानी थी। आप लोग आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं तकरीबन, तो ये बात तो अजीब सी है, अब सबके सामने कर देनी चाहिए। असल में ना कंपनी भी काटती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है भाई, कंपनी ना काटती है। अभी मैं बताता हूँ, इसकी इंग्लिश भी बताता हूँ, ये जरा समझ लें, आपने घर वालों को बताने आज जाके, ठीक है। बोलें जरा, कंपनी भी काटती है, एक और चीज भी काटती है ना, वो लाके उसको छोड़ें, घर जाके उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल याद कर लें भाई, क्या कंपनी भी काटती है। आप बता सकते हैं क्या काटती है कंपनी? टैक्स काटती है। कि किसका टैक्स काटती है? डिविडेंड का टैक्स। डिविडेंड को इंसान, जब कंपनी मैं नहीं गया आगे, शेयर होल्डर ने अर्न किया डिविडेंड ऑफ ₹2 लाख, शेयर होल्डर ने 2 लाख रुपए डिविडेंड अर्न किया, कमाया। उन्हें के एक दो और पेन चार्ज करके रखें। कंपनी ने पेड ₹1,70,000 only after deducting tax of ₹30,000। कैसे? 2 लाख इंटू 15%, कितना बन गया? तो शेयर होल्डर लेने कितना आया था? 2 लाख। मोबाइल यूज नहीं करना। शेयर होल्डर लेने कितना आया था? 2 लाख। कंपनी ने 2 लाख पर कितने % लगाया? 15%। टैक्स कितना बन गया? 30,000। अब 2 लाख शेयर होल्डर लेने आया है, लेकिन कंपनी इसको 2 लाख
नहीं देगी, कंपनी इसको देगी 1 लाख और 30,000 इसके बिहाफ पे किसको दे देगी? गवर्नमेंट को। तो बोले कंपनी ने कितना टैक्स काटा? 30,000। तो पास साबित हो गया कि डॉगी भी काटता है और कंपनी काटती है। डॉगी काटता है और कंपनी काटती है। बस ये ता है और ती है का फर्क है, नोट कर लें। नहीं बस वो हो गया। बस किसी को कोई बात कोई मिसाल बुरी लगा करे तो वो पर्ची पे लिख के मुझे दे दिया करे जाते हुए। जी भाई, कहाँ बरकत मार्केट से कॉपी होने गए हैं? जी कोई नहीं, कोई बाद वाला कोई चक्कर नहीं, बस पहले वाला ही चक्कर रखा हुआ है हमने सारा। क्या हुआ, कैलकुलेटर गुम हो गया हुआ है? अच्छा लेट लेट आने वालों को जरा 1-2 मिनट खड़े रखा कर। चलें खैर, बैठ जाए, जगह दे देना, जगह तो सही तरह दे दें। अच्छा जी, 1 मिनट, बहुत मिनट है घर में जाके आप लोगों के पास, अभी बस ये पढ़े आप। बोलें एवरी कंपनी पेइंग डिविडेंड शेल काटे क्या काटे? टैक्स काटे। किस पे काटे? ग्रॉस। ये बंदा कह रहा है मुझे 2 लाख डिविडेंड मेरा बना है, लेकिन 5,000 रुपए मेरे रिक्शे वाले ने ले लिया, क्योंकि रिक्शा मुझे जो है वो कराची से लाहौर लाया था। तो ये 5,000 माइनस करने की इजाजत है? टैक्स किस पे काटना है? डिविडेंड की ग्रॉस अमाउंट पे। एवरी कंपनी पेइंग डिविडेंड शेल काट टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉलोइंग आर द रेट्स ऑफ डिविडेंड। अगले सफे पे क्या दिए हैं डिविडेंड के रेट्स दिए हैं। ये रेट आपने याद करने हैं या पेपर में दिए होंगे? पेपर में दिए होंगे। याद करने हैं या पेपर में दिए होंगे? पेपर में दिए होंगे। बस दिए रहने देंगे या उनको यूज भी कर लेंगे? दिए रहने देंगे। अच्छा ठीक है। तो डिविडेंड के ऊपर जनरल टैक्स रेट है 15%। कितने परसेंट है? 15%। तो टैक्स रेट्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी, डिविडेंड कौन देता है? कंपनी देती है। 15% इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी। इंडिविजुअल और एओपी के केस में क्या रेट है? देने वाला कौन है? कंपनी। दे किसको रही है? इंडिविजुअल और एओपी को। इंडिविजुअल शेयर होल्डर है या एओपी शेयर होल्डर है? एओपी क्या था? पार्टनरशिप फर्म। तो इंडिविजुअल भी हो सकता है कंपनी का ओनर और एओपी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। टैक्स रेट जरा ऊपर से पढ़ें। अब ये ना ऐसी पढ़ लें, बस कोई याद भी नहीं करना घर जाके। ये जो भी रेट दिया होगा 7.5%, 25%, 29%, बस जो भी रेट दिया होगा वो पेपर में आपने यूज कर देना है। तो अब हम देखते हैं कंपनी किस किस को डिविडेंड दे सकती है। टैक्स रेट्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी 7.5% इन केस ऑफ डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। जो वापडा से हट के बिजली बना रहे हैं ना, अगर वो कंपनीज डिविडेंड बांटें तो उनको इनकरेज किया जा रहा है कि अपने शेयर होल्डर्स की डिविडेंड इनकम पर 1 लाख पे 15,000 रुपए काटें या 1 लाख पे 7,500 काटें। 7.5% in case of dividend paid by independent power producer where such dividend is a pass-through item under an implementation agreement or power purchase agreement or energy purchase agreement is required to be reimbursed by central power purchasing agency or its predecessor or successor entity। ये बातें बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है। बस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का लफ्ज आया तो आगे ये ना समझ लेना या ना याद करना है, बस एक दफा पढ़ लीजिएगा बेशक। तो कितने % डिविडेंड का रेट लगेगा? और 15% इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ये जनरल रेट है। जनरल रेट 15% है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड बाय 7.5 एंड 25% कैटेगरी। ऊपर ना
7.5% कैटेगरी अलग आ रही है, नीचे 25% कैटेगरी अलग आ रही है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाले जिन पे 7.5 नहीं लगता क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर नहीं है या वो इधर भी नहीं है, ये देखते हैं। तो जिस पे 7.5 और 25 नहीं लगता उस पे भी क्या लगेगा, 15%, चाहे वो रियल एस्टेट का काम ही क्यों ना कर रहा हो। तो अगली लाइन, 25% in case of a person receiving dividend from a company where no tax payable by such company due to exemption of income or carry forward of business losses or claim of tax credits। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी बिजनेस इनकम गवर्नमेंट माफ कर देती है। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी बिजनेस इनकम गवर्नमेंट माफ कर देती है। अच्छा, ये दो टैक्स हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। एक होता है कंपनी की इनकम पर टैक्स, वो अलग है, वो कंपनी अपने बिजनेस पे देती है, और उसमें से जो प्रॉफिट बचा जब वो शेयर होल्डर को बांटती है वो डिविडेंड पे टैक्स है, वो अलग है। तो कंपनीज का ये डबल नुकसान होता है कि कंपनीज एक दफा पहले अपनी इनकम पे टैक्स देती हैं, फिर जब शेयर होल्डर को पैसे देती हैं फिर दोबारा टैक्स काटती हैं, तो ये डबल टैक्सेशन होती है। कहते हैं कुछ कंपनीज ऐसी हैं, जैसे एग्रीकल्चर कोई कंपनी कर रही हो, एग्रीकल्चर इनकम कमा रही हो, तो कुछ कंपनीज की हमने बिजनेस इनकम माफ की हुई है। अगर वो कंपनीज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दें तो डिविडेंड इनकम उनकी माफ नहीं की हमने, फिर डिविडेंड पे हम कितने परसेंट टैक्स लगाएंगे, जान ले लेंगे। डिविडेंड पे कितने परसेंट टैक्स लगाएंगे, 25%। लेकिन ठीक है, आप कंपनी बना के एग्रीकल्चर का काम ना करें, आप इंडिविजुअल रह के एग्रीकल्चर का काम कर लें, फिर आपकी इनकम टोटली माफ है। लेकिन अगर आप कंपनी बना के एग्रीकल्चर का काम करेंगे तो आपकी बिजनेस इनकम तो माफ होगी, लेकिन जब साल के एंड पे बचे कुचे प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटेंगे तो वो बिजनेस इनकम है या वो डिविडेंड इनकम है। बिजनेस इनकम कौन कमाता है, कंपनी, और फिर बिजनेस इनकम में से जो बच जाता है बचा कुचा वो किसको बांटा जाता है, शेयर होल्डर्स को। तो कहते हैं अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी बिजनेस इनकम हमने क्या की हुई है, माफ की हुई है, या उसके इतने ज्यादा लॉसेस आ रहे हैं कि उसकी इनकम आ ही नहीं रही, ये बातें ना आप पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। अब ये लफ्ज इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। या कोई कंपनी ऐसी है जो टैक्स क्रेडिट लेना चाह रही है, ये टैक्स क्रेडिट भी चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। जब ये एक दफा पूरी किताब पढ़ लेंगे ना तो फिर आके ये लाइनें पढ़ेंगे ना तो हम कहेंगे ओ अच्छा 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 ये लिखा हुआ। तो इसलिए ये भी ऐसी बातें नहीं है कि मैं आपको कहूँ याद करें जाके। बस कुछ लोगों के लिए रेट बोलें क्या, कुछ के लिए, कुछ के लिए, और कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आगे ना दूसरी कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स, शायद आपने पढ़ा हो कभी जिंदगी में कहीं। तो म्यूचुअल फंड दूसरों के शेयर खरीदते हैं, अब ये लिखना जरूरी नहीं, तो उसके लिए डिविडेंड के रेट ये हैं। अगर कोई फिक्स्ड इनकम फंड है जिन्होंने इंटरेस्ट की तरह पैसे देने हैं, तो फिर अगर इंडिविजुअल और एओपीज उनके शेयर खरीद लें तो कितने परसेंट है, और कंपनीज खरीद लें तो 20, और डिविडेंड आउट ऑफ इनकम फ्रॉम इक्विटी एंड डिविडेंड आउट ऑफ इनकम फ्रॉम डेट सिक्योरिटी, तो फिर ऐसी सूरत में रेट डिफरेंट है। बहरहाल ये बातें ना आप छोड़ दें, एक दो दफा नजर मार लीजिएगा, ये भी मैंने आपको कोई डिटेल में अभी नहीं बताई क्योंकि आने वाले दिनों में ये हम पढ़ेंगे चीजें, तो फिर मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीजें हैं। बस जनरल रेट क्या है, 15%। बाकी कुछ लोगों के लिए 25, 15, 29 है, वो बस वो अलग है। अच्छा जी, अब हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 1। बाबर इज एंगेज्ड, किसके यहां हुआ है रिश्ता इसका, अच्छा सॉरी, इन द बिजनेस पढ़े ना, पूरा खुल के बात किया गया। बाबर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस, भाई ये परों को इसी के ऊपर कर दें। बाबर इज एंगेज इन द, ये पहले वाला, बाबर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑटो पार्ट्स, फॉलोइंग इज द रिटेल ऑफ हिज इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 12 लाख, डिविडेंड इनकम कमाई है 3 लाख, ज़कात पेड इन ज़कात एंड 50,000, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय बाबर। ओके, ये दो इनकम्स कमा रहे हैं, एक हमारी बिजनेस इनकम कमा रहा है और एक कौन सी इनकम कमा रहे हैं, डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं। भाई किधर से सफे कॉपी होने के लिए गए हैं मेरे भाई, कहाँ से सफे कॉपी होने के लिए गए हैं। ओके, जाएं दूसरी दोनों क्लासों में किसी को भेजें। अच्छा जी, बिजनेस इनकम कितनी है भाई इसकी, 12 लाख।
इनकम फ्रॉम बिजनेस 12 लाख, डिविडेंड इनकम इसको कहेंगे फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम। इस पे टेबल 1 और 2 क्यों नहीं लग सकता? इस पे टेबल 1 और 2 क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये इनकम हमने पढ़ लिया था, कौन सी इनकम समझी जाएगी? फाइनल टैक्स रिजीम की। जी हाइब्रिड में किसी को ना मिले हो नोट्स हाथ खड़ा कर दें बस, ठीक है, उधर बॉयज हाइब्रिड में चले जाएं। तो ये इनकम कौन सी हो गई भाई? फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम। अब आप मुझे बता दें कि ये इनकम जो है वो इसकी कितनी बन रही है? डिविडेंड इनकम कितनी बन रही है? 3 लाख। टोटल बताएं। 15 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस 12 लाख। अच्छा, डिविडेंड को ना हम अदर सोर्स कह दिया करेंगे, लेकिन ये अदर सोर्स इनकम वो वाली नहीं है जो कि हमने जो है वो वैसे पढ़ा था। ऐसी बरकत के लिए इसके साथ अदर सोर्स का लफ्ज लगाया जाता है, क्योंकि ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिरती, क्योंकि ये नॉर्मल रिजीम की इनकम नहीं है। इस पे टेबल 1 और 2 नहीं लगना, इसलिए आगे फौरन लिख दिया करेंगे फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम। इसके फाइनल टैक्स के रेट हैं, इसके अलग रेट हैं, इस पे नॉर्मल रेट नहीं लगेंगे। अब 15 लाख आपकी आ गई टोटल इनकम। लेकिन एक काम करें, फौरन डिविडेंड को बाहर निकाल दें। डिविडेंड को बाहर निकालने का मकसद ये है कि अगर आपने इसको इधर पड़ा रहने दिया तो इसके ऊपर कौन सा टेबल लग जाएगा? टेबल 1 या 2। लेकिन हम ये टेबल नहीं लगाना चाहते, क्योंकि डिविडेंड के लिए कौन सा रेट है? अलग। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम, जिसका नाम क्या रखा था? डिविडेंड। इसको कहें आप यहां से तशरीफ ले जाएं, आ जाके खोती बोर्ड 12 लाख इज बैक। 12 लाख वहीं आ गया, आ जाके 12 लाख वही आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब आप इसमें से, आपको पता है नॉर्मल इनकम में से ज़कात माइनस करने की इजाजत है। अब आप ज़कात ज़कूत माइनस करें। ज़कात है, ज़कूत है, ज़कात है, कितनी ज़कात है? 50,000। ये 50,000 माइनस करें और डंके की चोट पर करें, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। 50,000 की ज़कात माइनस करें और आज आप जो है वो मुझे जवाब दे दें। 11,50,000। वन वन 50 को कोई और पेन लाए। 1150,000। डन। तो ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। बोलें क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। अब इस पे जाके हमने क्या लगाना है? टैक्स रेट। इस पे जाके क्या लगाना है? कि 11,50,000 पे टैक्स कितना बनता है? सीरियल नंबर 2, 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। जी क्या बना जवाब? 5,50,000। ला रहे हैं वो पेन, वो और ले। हाँ ले लें।
जी 15% ऑफ 5,50,000 जी 82,500। चलें जी यहां तक नोट करें। अभी किस पे 15% लगने वाला रह गया है? डिविडेंड के ऊपर 15% लगने वाला रह गया। क्या हुआ भाई? ओके येलो शर्ट। अच्छा जी आप बताएं किस चीज के ऊपर टैक्स लगने वाला रह गया? टैक्स ऑन डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर बताएं 15%। 45,000। 1,275,000। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? ये यहां से इसको निकाला क्यों था 3 लाख को, और यहां लाके दोबारा 3 लाख को डाला क्यों? क्योंकि इस पे कौन सा रेट लगना है? सेपरेट रेट लगना है। इस पे कौन सा रेट लगना है? लेकिन इस सेपरेट रेट का नाम है फाइनल टैक्स रिजीम। क्या नाम है? यानी इस पे एक फाइनल टैक्स लगेगा बस 15%। जी ऐसा क्यों किया था कि पहले हमने डिविडेंड को डाला था 3 लाख, फिर हमने डिविडेंड को निकाला था 3 लाख। पहले डिविडेंड को माइनस किया करेंगे या पहले ज़कात को माइनस किया करेंगे? पहले डिविडेंड को माइनस करेंगे फिर ज़कात। लेकिन एक चीज आप एंड पे और कर दें, एक चीज एंड पे और कर दें, ये पेएबल टू गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो 45,000 है ना, ये वाला डिविडेंड वाला, ये ऑलरेडी हम एज्यूम किया करेंगे कंपनी ने काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब मैं ये 127,500 जो आपको नजर आ रहे हैं ये गवर्नमेंट को दे के आऊं या खाली 82,500 गवर्नमेंट को दे के आऊं? तो बेहतर है एक लाइन डाला करें यहां पे, लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। कितना था ऊपर से नजर मारें? 45,000। जवाब बता दें। तो ये तो जबरदस्त हो गया। डिविडेंड का टैक्स ऐड भी किया करना है और ऐड करके फिर लेस भी किया करना है। लेस करने का मकसद क्या होगा कि ऑलरेडी ये टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है, अब दोबारा जाके इसको जमा कराने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है। इसी तरह सोल्यूशन हुआ है। ओके जी एनी क्वेश्चन? चन कोई चन खिलाएं? एनी क्वेश्चन? तो पहले आपने 12 लाख बिजनेस इनकम कमाई, उसमें 3 लाख डिविडेंड ऐड किया, इनकम कितनी हो गई? 15 लाख। उसमें से 3 लाख डिविडेंड माइनस कर दिया, दोबारा इनकम कितनी होगी? इसमें से आपने ज़कात माइनस करनी है। डिविडेंड में से नहीं किया करनी ज़कात माइनस, 3 लाख में से नहीं करनी, इसमें से ज़कात माइनस करनी है। तो जवाब क्या आ गया? 11,50,000। 11,50,000 पर टेबल 1 लगेगा। टेबल अच्छा जिस सवाल में सैलरी 0 हो ना, उसमें तो ज़ाहिरी बात है टेबल 1 लगने, क्योंकि सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम ही होती है।
तो जिस सवाल में सैलरी बच्चे पूछ रहे थे ना हो या जीरो हो तो क्या करना है, तो ऐसा तो ना करें ना, बड़े हो गए हैं। ये नॉर्मल इनकम पे टैक्स बन गया, ये डिविडेंड पर। अब एक लफ्ज यहां लगा लें, टैक्स ऑन नॉर्मल टैक्स रिजीम। ये 82,500 कौन सा वाला टैक्स है? नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला। और अगर इसके साथ लगाना है छोटा सा, टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम, ये छोटा सा जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया, टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम। ओके गाइस, गाय ओके। अब इस 3 लाख में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस 3 लाख में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम पढ़ने लगे हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स अगले सफे पे आगे हम पढ़ेंगे। द इनकम ये वाली जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 के बारे में कुछ जनरल बातें। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 शैल बी सेक्शन 7B भी कभी पढ़ेंगे हम। ये फाइनल टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है? दिस इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल अंडर, नो डिडक्शंस शैल बी allowed. The income shall not be reduced by any zakat. अब जो डिविडेंड इनकम है जिसको मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट किया, ये कहते मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगी, मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगी, ना जा। ये अदर सोर्स हम वैसे ही बरकत के लिए लिखते हैं, ये अदर सोर्स नहीं भी लिखेंगे, एफटी या डिविडेंड लिख देंगे तो भी चलेगा। पहली बात इसने की मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगी, ना जा ना जा। दूसरी बात इसने क्या लिखी, मेरे में से खर्चे माइनस नहीं करने, मैं मेरे में से खर्चे माइनस नहीं करने, मैं तू बड़ी फन है, हम नहीं मेरे में खर्चे नहीं माइनस। अच्छा ठीक है। द इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस, मैं मेरे से ज़कात माइनस की ना, फिर ठीक है क्या मैं नहीं की हो गया, कहते नहीं ना मेरे में से आपने ज़कात माइनस नहीं करनी। तो ये 3 दफा बोली है और अजीब भी बोली है, मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगी, ना जाओ। मेरे में से खर्चे माइनस ना करने, अच्छा मेरे में से ज़कात भी माइनस ना करना, मैं हूं, अच्छा तेरी मैं कड़ी, अच्छा जी ठीक है जी ओके। कोई बात बुरी लगा करें ना, मैं जाते हुए पर्ची पे लिख के दे दिया करें, और ऑनलाइन वाले जूम मीटिंग में पर्सनल मैसेज वाला किया करें, पब्लिक वाला मैसेज नहीं, पर्सनल। ये सही, ये बात आपने की थी, मेरे बिल्कुल हार्ट पे जाके लगी। द इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड, बोले बाय एनी डिडक्टेबल और बाय सेट ऑफ एनी लॉस। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, आ जाएंगे दिन इंशाल्लाह, परेशान नहीं होंगे। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि यहां 12 लाख की जगह नेगेटिव 2 लाख भी हो सकता है। साथ वाले को ऐसे कहें, देखें उसकी तरफ से। तो यहां पे क्या हो सकता है, जिंदगी के किसी मोड़ पर नेगेटिव, अगर यहां जिंदगी के किसी मोड़ पर नेगेटिव 2 लाख आ गया, मेरे में से माइनस नहीं करना, ठीक है की हो गया, वो कह रहे 3 लाख मेरे में से माइनस, मैं हूं, मैं 3 लाख हूं। देखें जरा इसकी मैं जरा देखें पॉइंट सी, मेरे में से लॉस माइनस करोगे, नहीं, शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी लॉस। अच्छा, अब ये जो 3 लाख पे हमने रेट लगा के टैक्स लगाया ना, अब ये भी बोलने लग गया, अम्मी को देख के बेबी भी बोलने लग गया। अब 45,000 ने कहा मेरी भी तो बात सुनो। एक बार याद रखिएगा, आने वाले दिनों में हम 82,500 में कोई ना कोई डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देने को मैंने कहा था टैक्स क्रेडिट, टैक्स माफ करेंगे, लेकिन 45,000 में से कोई टैक्स माफ नहीं होगा। द टैक्स डिडक्टेड, जो टैक्स कट चुका है, शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स। मेरे में से डिस्काउंट माइनस, मैं हूं, ठीक है, पता है तो करीब बरादरी जो है, ये इसी बरादरी से आया ना, ये इधर से ही आया ना, पराचा है, जट है, बट है, गुज्जर है, जो भी है, तो ये ऊपर वाली बरादरी से ही आया है। डन। तो कहते हैं मेरे में से क्या माइनस नहीं होगा, टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होंगे। और एंड पे जाके जी लॉ मेकर ने कहा है
द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी खत्म इफ द टैक्स हैज बीन, आपकी लाइबिलिटी खत्म है, आपने टैक्स जमा नहीं कराना। क्यों नहीं टैक्स जमा करवाना? क्योंकि ऑलरेडी कत चुका है। बोले ऑलरेडी कत चुका है। अब ये सारी बातें याद करके साथ वाले को सुना दें। हाँ हाँ करना है हर दफा। मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा। हाँ फिर आगे बोलें अगला फिक्रा। बोलो भाई इसके साथ इस तरह, बी एक्सप्रेसिव इन लाइफ। बोलो मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा। आगे बोलो। हाँ। मेरे में से खर्चे माइनस नहीं होंगे। हाँ बोले साथ साथ। और भाई कंधे को ना मारो उसके, हाथ दोगी यहाँ। क्या कर रहे हो? सेक्शन 5 में जो टैक्स लगा है ये फाइनल टैक्स है। हम आपको रूल्स पढ़ाने लगे हैं ऐसी इनकम के जिस पे टैक्स लगता है फाइनल टैक्स रिजीम के तहत। ये जनरल प्रोविजंस हैं ऐसे टैक्सेस के बारे में जिन पे सेक्शन 5 लगता है। ये वाली इनकम किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी, इसमें खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इस इनकम में से कोई भी ज़कात माइनस नहीं की जाएगी, कोई लॉसेस माइनस नहीं किए जाएंगे। जो टैक्स कट जाएगा 45,000 रुपया जो था, जो टैक्स कट जाएगा इसमें से कोई टैक्स क्रेडिट माफ नहीं होंगे। आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर कंपनी ने टैक्स काट लिया। ये जो डिविडेंड पे टैक्स काटा जाता है इसको आमतौर पे नॉन एडजस्टेबल कहा जाता है। नॉन एडजस्टेबल का मतलब है यानी अब ये कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी। कई दफा नहीं होता फीस देते हैं कहते हैं वो पिछली से एडजस्ट कर लें, ये कर लें, वो इस किस्म की बात है, यानी एडजस्ट नहीं होगा। अब ये बस फाइनल है, अब ये दे दिया तो दे दिया, बस इस इनकम के ऊपर आपका 45,000 टैक्स बन गया। क्या चीज? द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, डी पॉइंट, टैक्स डिडक्टेड, जो टैक्स कटा है इसमें से कोई डिस्काउंट नहीं माइनस होगा। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या बताया था पहली क्लास में? डिस्काउंट। दूसरी क्लास में बताया था टैक्स क्रेडिट में डिस्काउंट। जो टैक्स कट गया है इसमें से कोई डिस्काउंट माइनस नहीं हो। मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा, मेरे से खर्चे माइनस नहीं होंगे, मेरे से ज़कात माइनस नहीं होगी, मेरे से लॉसेस माइनस नहीं होंगे, मेरा जो टैक्स है उसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होंगे, और लाइबिलिटी शैल बी खत्म अगर आपने जो है वो क्या कर दिया है। जी वो भाई किधर है जो काफी इधर बोल रहे थे उस दिन बैठ के गपशप लगा रहे थे? नहीं आए हुए ना? जो उर्दू में पहले सुना रहे थे, पता चल गया ना बंदे का? याद आ गया ना बंदा थोड़ा थोड़ा? अगर बंदे को मेरी आवाज जा रही है तो भाई अच्छा ये डब्बा डुब्बा देखने की जरूरत नहीं, ये डब्बा आने वाले दिनों में हम खुद ही जो है वो इसको तफसील से कर लेंगे।
अब वो हमारी दो चीजें रहेगी ना, वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। पहले जरा डेफिनेशंस पे आ जाएं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 21। पहले क्वेश्चन नंबर 26 बता दें क्या है। जनरल प्रोविजंस विच में अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू, जो फाइनल टैक्स रिजीम में इनकम जाएगी उसके बारे में जनरल रूल बता दें क्या हैं। ये किसी हेड ऑफ, इसमें से खर्चे माइनस, ये सारे जनरल रूल्स पढ़ के आए। ये कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन नंबर 8 था। कोई खुदा का खौफ करें। सेक्शन 5 तो डिविडेंड था, सेक्शन 8 में जनरल रूल लिखे हुए थे। सेक्शन का नंबर क्या था? 8 था। सेक्शन नंबर याद नहीं करने, ओके। लेकिन रेफरेंस के लिए तो पता होना चाहिए ना, घर जाके खोलें कहां पे इसका जवाब लिखा हुआ है। वो 2-3 जगह, ये ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन 25, जीन फ्रैंकोइस अ फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान। ये हाइब्रिड में पहली रो में जरा अटेंटिवली बैठना है। हाँ, शुक्रिया। जीन फ्रैंकोइस अ फ्रेंच डिजाइनर, ये हल्का फुल्का भी नहीं, हम इंशाल्लाह रिलैक्स करने देंगे, आप लोग मौका तो दें हमें। जीन फ्रैंकोइस अ फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आता जाता रहता है। हालांकि इसकी अम्मी जो है वो अच्छा फ्रेंच है। ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग हिज लेटेस्ट विजिट, ये लास्ट विजिट, ये जो अभी भी आया था लास्ट टाइम, जीन फ्रैंक आया नहीं आता, जीन फ्रैंकोइस पिछले दिनों अखबार में भी खबर थी, जीन फ्रैंकोइस आ गया दोबारा। तो ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई 20x8 टू 25 फरवरी 20x9, डिटरमिन द मैरिटल स्टेटस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, सॉरी मादरत नहीं, मादरत, तो आप बुरा ना दिल पे ले लेते हैं फौरन। डिटरमिन द, तो वाल सेट कर ले, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीन फ्रैंकोइस फॉर टैक्स ईयर 20x9, assume that Comey has granted him permission to use calendar year as of, assume करें कमिश्नर ने उसको इजाजत दे दी है कि तुम अपने कैलेंडर ईयर को यूज कर लो एज अ, अच्छा भी ये जरा डिटेल से समझना पड़ेगा। अगर एक बार चुप, क्या बोल रहे हैं? एसी चल रहे, क्या कराना है भाई? इसके पर ऊपर कर दें, ऊपर है, फुल ऊपर है, रजिस्टर से ऊपर कर दें, फिर रजिस्टर से बॉल पॉइंट से ऐसे हाथ खड़े करके कर दें। बोल क्या कर सकते हैं, जल्दी करें ना जो करना। अच्छा ठीक है, हो गया, चलें, शुक्रिया भाई। अच्छा भाई, अगर मेरा कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी 17 से 31/12/17 और 1 जनवरी 18 से 18, अभी हमारे सवाल को छोड़ दें जरा। अब आप मुझे बताएं, जिन्होंने पहले 2-3 लेक्चर लिए हैं, कि ऊपर वाले साल को, जो पहला वाला साल है हमारा, इसे नॉर्मल कहा जाएगा या स्पेशल ईयर कहा जाएगा? नॉर्मल कहा जाएगा। आर यू पीपल नॉर्मल? व्हाट यू पीपल आर सेइंग दैट दिस ईयर इज ए 30 जून को एंड हो रहा है या 31 दिसंबर को? 31 दिसंबर 17 वाले साल को डिनोट कैसे करते हैं? टैक्स ईयर 2000। ये जो 17 वाले हैं ना, ये जरा जाएं भाई, जगह बना दो इनके लिए निकलने की। और खुदा का खौफ करें, मैंने आपको कहा था ये देखना होता है कहते, ये जो पहले दिन आए हैं उनके सामने भी बेइज्जती करा रहे, शर्म करो। ये समझेंगे पता नहीं क्या पढ़ाते रहे हैं इनको। भाई ये नहीं पता कि 31/12/17 के बाद कौन सा 30 जून आता है? तो इसको कैसे डिनोट करना है? तो ऐसे तो ना करें ना, सबके सामने आप कर रहे हैं, क्लास के बाद आके फिर तो समझ आ रही है, सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं? टैक्स ईयर 2018। ये तो जो आज पहले दिन आए हैं वो पहले 2-3 लेक्चर जाके लेंगे तो उनको पता चलेगा कि 17 में शुरू हो रहा है, 17 में खत्म हो रहा है, और सर को क्या हुई भी है, ऊपर 18 लिख रहे हैं। ये तो वो लेक्चर लेंगे तो पता चलेगा, जिन्होंने लिया है उनके भी हालात पता है। अच्छा,
31/12/18 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इसे कैसे डिनोट करते हैं? टैक्स ईयर 2019। इस बात से सर एग्री करते हैं? क्योंकि ये कौन से साल हैं हमारे? स्पेशल। तो इनको डिनोट करने का बड़ा जबरदस्त तरीका था, हमने वो तरीका निकाला था कि इसके बाद कौन सा ऐसे डिनोट करेंगे। डिटरमिन द, बातें ना करें आखिर, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 20x9। 20x9 का मतलब होता है कि इसको 2019 समझ लो या 2029 समझ लो, वो आपकी मर्जी है। x9 का ये मतलब होता है। तो फिर ये टैक्स ईयर 20x8। अब मुझे बता दें सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 20। अब 20x9 डजंट मीन यकम जनवरी 19 से 31/12/19। ओके भाई, बैठा है इधर? नहीं है कोई? अच्छा। 20x9 क्यों? 20x9 भाई स्पेशल ईयर है। और आपको सर कैसे पता चला 31 दिसंबर को एंड हो रहा है? पुत्र ये लिखा हुआ है। वो कहते हैं मैंने कैलेंडर ईयर के मुताबिक चलना है, और मैंने जाके कॉमी से इजाजत ली है। कॉमी आप मुझे कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर यूज करने देंगे? उसने कहा जीन जीन, शर्ट शर्ट, सॉरी जीन जीन, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, कोई मसला ही, इजाजत मिल गई। तो स्पेशल ईयर कौन सा वाला है हमारा? जरा देख के बताएं, स्पेशल ईयर कौन सा वाला है? कैलेंडर ईयर भाई। इधर ही स्पेशल ईयर कौन सा वाला है? कैलेंडर ईयर वाला। स्पेशल ईयर कौन सा वाला है? कैलेंडर ईयर वाला। स्पेशल ईयर कौन सा वाला है बोलें? कैलेंडर ईयर वाला। तो 2000 जो 9 है, 2009, इससे क्या मुराद है? 2019। तो 2019 का ये मतलब है यकम जनवरी 19 से 31/12/19। उसको तो फिर हम कुछ और डिनोट करते, उसको तो फिर आगे 2000 पता नहीं 20 से डिनोट करते। तो ये 2009 जरा क्या बनेगा, सोच के बताएं 2009 क्या बनेगा? यकम जनवरी 18 से 31/12/18। ये बात समझ आ गई? आप मुझे बताएं ये हमारा शहजादा कितना अरसा पाकिस्तान में रुका? ये लो भाई, ये हमारा ब्यूटीफुल वॉइस। अच्छा, ये हमारा शहजादा कितना अरसा पाकिस्तान में रुका? मतलब ये होता है कि घर वाले कह रहे हो रहने दे, मतलब कर दें, यानी फिर बैठ गए। नहीं, मैं कर लूंगा, मैं रहने दो। शुक्रिया। ओके, अच्छा जी। अब मोहतरम ये रुका है 10 जुलाई से 25 फरवरी तक। कब से कब तक रुका है? 10 जुलाई से 25 फरवरी। तो ये जुलाई तो इधर कहीं बनता है ना। 10 जुलाई से 25 फरवरी 20x9 2019 25 फरवरी 2031/12/18 है ये। और वो रुका है 25 फरवरी बोले 2019। यहां तक रुका है ना? फील हो रहा है या करवाऊं? करवा देता हूं। ये क्या है? 31/12। और वो कब तक रुका है? 25 फरवरी 19। तो जनवरी में 31 दिन रुका। और पुत्र ये देखे ना, 25 फरवरी 19, 25 फरवरी 19, 25 फरवरी 19, 25 फरवरी 19, और ये 31/12/18। तो जनवरी के 31 दिन और फरवरी के 25 दिन हमारे साल से बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको तो काउंट करना नहीं। अब हम कहां से गिनना शुरू करेंगे?
जुलाई, वो तो जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जुलाई से गिनना शुरू करेंगे, तो जुलाई से गिनना शुरू करेंगे। ये दिन इंशाअल्लाह 183 से कम होंगे, मैं देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है यकम जुलाई से शुरू होता फिर भी कोई बात बनती। तो ये जुलाई में कितने दिन रुका? 22। अगस्त में 31। 31 के बाद कौन सा आ रहा है आजकल? सितंबर आ रहा है आपके इलाके में? 30। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। क्यों क्यों? भाई भाई बॉल पेन मुंह से निकाल, बॉल पेन मुंह से निकाल। That's like a good guy. Now tell me. 170. Hence prove the Jean Francois is non-resident as per the first criterion. भाई समझ आई तुझे? Jean Francois is non-resident as per the सेकंड को इंशाल्लाह लगाते हैं हम, अभी आपके सामने लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे कि आपके जिम में बता दूंगा, नहीं लगेगा। नोट कर लें या करा दूं? कर लिया? कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? ओके, बाकी कर लें। कर लिया समझ आ जाता है ना? कर लें, कर लिया को हम जरा शॉर्ट करके टाइम सेव करने के लिए, इसके लिए तो पहले 3-4 क्लासें लेनी पड़ेंगी। हो गया जी? भी जरा अब्दुल्ला को मुझे बताएं, अरेंज करें। जीन फ्रेंकॉइस, जिसकी अम्मी का नाम जो है वो जेसिका था, ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन। मुझे पता है, आईकेप से पूछा था ये सर, फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई 2018 टू 25 फरवरी 2019। अभी यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि इसका नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। अभी हमें जीन चढ़ा हुआ है दिमाग पे। फर्स्ट ऑफ डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉर टैक्स ईयर 2000। अब मुझे अभी भी पता नहीं चाहिए, इतना सा पढ़ के पता क्या चलेगा? अगर इसके आगे ना लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता? अगर इसके आगे कुछ ना लिखा होता, assume, अगर तो फिर क्या कहते हैं आप? एक्सेलेंट। फिर इसका मतलब होता है 1 जुलाई 18 से 30 जून 19। ये बात तो पता है ना आपको? इतनी तो लाज रख लें जो लोग पहले आए हैं, पहले दिन आए हैं उनके सामने, ये बात तो पता है ना आपको? तो ये कौन सा दिन होता है? 1 जुलाई 18 से 30 जून। लेकिन अभी क्या हमारा साल 1 जुलाई 18 से 30 जून 2019 है, या आगे उसने असम्पशन ली हुई है? और असम्पशन ली है कि कौमी ने उसको इजाजत दे दी है कि कैलेंडर ईयर को यूज कर लो अपना। अब सोचें कि 2019 मेरा साल है, और अगर मैं कैलेंडर ईयर बोलूं तो वो बनेगा 1 जनवरी 19 से 1 जनवरी 31/12/19। वो तो फिर 2020 से डिनोट होगा। करें साथ वाले को ऐसे हाथ में। वो तो फिर 1 जनवरी बसने के 2 तरीके, वो तो फिर 1 जनवरी 19 से अगर 31/12/19 है तो वो तो डिनोट होगा 2000।
लेकिन ये 2020 से डिनोट करना चाह रहे हैं या 2019 से? तो फिर साल कौन सा बनेगा हमारा? एक तो स्यापा इसमें था कैलेंडर ईयर और दूसरा स्यापा था एक्स वाला। अगर एक्स वाला स्यापा ना होता फिर भी शायद बात आपके काबू आ जाती। क्लियर ना? आइंदा बैठोगे तो ओके। अब भाई सेकंड क्राइटेरिया सिर्फ सिटीजन पे लगाते होते हैं, तो इसलिए सेकंड क्राइटेरिया लगेगा ही। तो लिख के आएंगे, एन इंडिविजुअल विल बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 days more or more in a tax year, as he only stayed for 175 days. So as per the first criteria, he will be considered as a, and second criteria will not be applied because he is not a citizen of। ये कहां से तुम्हें पता लगा कि ये सिटीजन नहीं है पाकिस्तान का? हो सकता है ये सिटीजन हो पाकिस्तान का। भाई फ्रेंच डिजाइनर एक लफ्ज लिखा हुआ है और आगे लिखा है ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान। ये तो नहीं लिखा हुआ जीन फ्रेंको इज अ फ्रेंच डिजाइनर और हर मदर जेसिका मैरिड अहमद इन द पाकिस्तान इन द मुल्तान एंड ही, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। नहीं लिखी है ना इस तरह की बातें। तो फिर ये सिटीजन, सेकंड क्राइटेरिया किस पे लगना है? सिटीजन पे। क्वेश्चन नंबर 22, under the provisions of Khalaji ordinance made for Khalaji and rules made thereunder, discuss the residential status all for tax year 2017। इधर तो कोई मसला नहीं। 17 का मतलब होता है 1 जुलाई 16 से 30 जून 17। इतना तो पता है ना आपको? इतना थोड़ा सा जरा रख लिया करें, इतना तो पता है ना। On 21 सितंबर 2016 आसिफ proceeded to Dubai to join his न्यू जॉब। तो पुत्र सितंबर से पहले किधर था? सितंबर से पहले किधर था? तो जुलाई में कहां था? अगस्त में कहां था? सितंबर में 21 सितंबर तक कहां था? जाने का दिन और आने का दिन पूरा काउंट किया जाएगा। ये जाने का दिन 21 दिसंबर लिखा हुआ है, 21 सितंबर आसिफ प्रोसीडेड, 21 को गया तो 21 को फिर कहां था? जा रहा था, इसका मतलब है यहां था। तो 21 का दिन गिनेंगे ना। अक्टूबर में दुबई, नवंबर में दुबई, आगे देखते हैं। ड्यू टू सर्टेन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर से हो गया दुबई के अंदर ही। हबीबी उसको चौका इधर, इसको चौका। ही रिजाइन्ड ऑन यकम में। यकम में को उसने नौकरी, मैं तुम लोगों की नौकरी छोड़ता हूं हबीबी, जा खल्लास ऑन यकम एंड केम बैक टू। और यकम में को ही शाम को पाकिस्तान था। सुबह लड़ाई की वीडियो ऑन एयर हुई और शाम को ये पाकिस्तान में था। जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ गया ताकि इसको कोई पकड़ ना ले। अक्टूबर में बाहर, नवंबर में बाहर, दिसंबर में बाहर। इस तरह एंजॉय करते हो घर में या बिल्कुल खुश्क बैठे रहते हो? खुश्क बैठे रहते हो, ठीक है। जनवरी में बाहर, फरवरी में बाहर। एंजॉय किया करें जिंदगी में। ऐसे इंजीनियर से डॉक्टर साथ बैठे हो, आपके पढ़े हो कहीं, यार इन्ना दे मजे लगे ना यार, बाहर भाई ये सीख लिया है। मार्च में बाहर, अप्रैल में बाहर, में पाकिस्तान, यकम को भी पाकिस्तान। 31 and came back to Pakistan on 16 में he got a new job in Pakistan। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यू जॉब मिले या ओल्ड जॉब मिले जाए तो घर में मक्खियां मारे। मई के तो दिन पूरे गिनेंगे ना, जून के दिन भी पूरे गिनेंगे। जून में 140 as he stays for only a period of 140, therefore he will be considered as a non-resident individual. However, we will apply the second criteria as well because apparently he is citizen of Pakistan. Asif proceeded to Dubai। तो पहले कितने से? पाकिस्तान। तो where were he before? पहले पाकिस्तान था ना। अब पाकिस्तान में स्टेज का गिने, दुबई में बता देना और बता दें बैलेंसिंग दो 221। अब किसी को वो याद है एक ऐसे डायग्राम सी पड़ी थी, स्ट्रॉन्ग डायग्राम सी पड़ी थी, याद है या दिखाऊं?
नहीं, मैं दिखाऊंगा। आई हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग यू बिकॉज आज आप लोगों ने जो स्पेशल टेक्सचर के साथ किया है, आई विल नॉट ट्रस्ट यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 183 days or more? No. A citizen of Pakistan? Yes. Present in any other country for more than 182 days? Yes. So as per the second criteria, the Chaped is also, the Asif is also a, so hence proved he is equal to MC square. Hence proved he is non-resident. इस तरह की बात आप करेंगे ना आइंदा, तो ये उठा के सीट जो है ना इससे मारी जाएगी। Hence proved he is, कुछ समझ आए 1.5 घंटा क्या हुआ है? नहीं सच्ची सच्ची बताओ, खड़े हो जो रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। रिकूप एक्सपेंडिचर, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके बाद जो हमें वापस मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या नाम है इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ये तो आज सेम डे था ना, अगर देख लो जेब में पैसे, सेम डे था ना, सेम डे इसने फौरन सही बताया। और टीचर का प्रेशर भी होता है ना, एक फील करो प्रेशर। तो कितने रुपए बनते हैं? 100 रुपये? 100 रुपये ज्यादा हो जाएगा यार, ये तो अभी उर्दू में बताया इसने, ये तो सेम डे वाला था ना, कल वाला होता तो इंग्लिश में पूछते हम। 50 रुपये बनते हैं यार, ये ना कल 50 रुपये ले आना, ठीक है? कल आप मुझे 50 रुपये नाम देना, कल से मैं भी पहली लाइन में पहले नंबर पे बैठूंगा। आज ही ट्राई कर लें, करें ट्राई इंशाल्लाह।